हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ बैंकिंग। सो आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे। आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक है दैट इज़ केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को कैसे नियंत्रित करता है, मौद्रिक नीति के मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपकरण। यहाँ हम समझेंगे कि आरबीआई किस तरीके से मुद्रा की सप्लाई को कंट्रोल करता है। मुद्रा की सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, केंद्रीय बैंक। उसके दो उपकरण समझेंगे। पहला मौद्रिक नीति के मात्रात्मक, जिसमें हम 3 से 4 मात्रात्मक उपकरण समझेंगे, और गुणात्मक उपकरण में हमें 3 उपकरणों में से एक उपकरण को पढ़ना है, बाकी के 2 को सीबीएसई ने कट कर दिया है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था में 2 स्थिति हमें देखने को मिलेंगी। पहला मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अब इस इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इस इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई। अब इसके अंदर होगा क्या कि लोग जो हैं वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम है। जब लोग बहुत डिमांड करते जाते हैं तो उसकी वजह से प्राइस का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति। जब लोग बहुत डिमांड करते हैं, डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ जाता है, सिचुएशन को क्या कहते हैं? डैट इज़ मुद्रास्फीति। ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या करेगा कि मुद्रा की जो पूर्ति है, जो मनी सप्लाई है, उसको कम कर देगा। उसको क्या कर देगा? मनी सप्लाई को आरबीआई कम कर देगा। अर्थव्यवस्था में जब भी मुद्रास्फीति आती है, महंगाई का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इसके चलते आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई को, डैट इज़ मुद्रा की पूर्ति को कम कर देता है। अब लोगों के पास कम पैसा जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मुद्रास्फीति क्या होता है। एंड देन अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ें तो एक होता है मुद्रा अस्फीति। मुद्रास्फीति का उल्टा ही मुद्रा अस्फीति होता है, डैट इज डिफ्लेशन। अब ये डिफ्लेशन क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर लोग डिमांड कम कर रहे हैं, लोग मांग नहीं कर रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, जिसकी वजह से प्राइस कम हो जाएंगे। जब प्राइस कम होंगे तो आरबीआई को क्या स्टेप उठाना पड़ेगा कि आरबीआई को मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा, मुद्रा की पूर्ति को, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, लोग डिमांड करें, जिससे कि डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो जाए। इस स्थिति को हम कहते हैं मुद्रा अस्फीति। तो ऐसी स्थिति के अंदर आरबीआई क्या करेगा? मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। मीन्स कि मुद्रा की पूर्ति को आरबीआई बढ़ा देगा। अब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे और डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मुद्रास्फीति क्या होता है और मुद्रास्फीति क्या होता है, और आरबीआई कौन कौन से स्टेप उठाती है महंगाई को ठीक करने के लिए और मुद्रा अस्फीति को ठीक करने के लिए। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं मुद्रा नीति के मात्रात्मक उपकरण। तो पहले हम मात्रात्मक उपकरण को स्टडी करेंगे, देन लास्ट में गुणात्मक उपकरण को। मात्रात्मक उपकरण के यहाँ पर फर्स्ट से शुरू होता है, डैट इज़ बैंक रेट और रेपो रेट। अभी बैंक रेट और रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक, जिस भी रेट के ऊपर जो कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, आरबीआई से लोन लेंगे, उस रेट को हम कहते हैं बैंक रेट और रेपो रेट। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जिस भी रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा, जिस भी रेट के ऊपर, उस रेट को हम बोलेंगे बैंक रेट और रेपो रेट। अब ये बैंक रेट और रेपो रेट में अंतर क्या है, क्या डिफ्रेंशिएट है? अगर कमर्शियल बैंक ने लोन आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, मीन्स कि लंबे समय के लिए
लिया है तो हम उसे बैंक रेट बोलेंगे, तब उसे क्या बोला जाएगा, तब उसे बैंक रेट बोला जाएगा। और अगर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, मीन्स कि कम समय के लिए लिया है, तो उसे रेपो रेट कहा जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो बैंक रेट, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो रेपो रेट। सो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, जब मुद्रा असफीति का सामना किया जाएगा, महंगाई का सामना किया जाएगा। सो अगर हमारी इकोनॉमी में मुद्रा असफीति होगी, मीन्स कि हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में कम आरबीआई क्या करेगा। पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ पब्लिक, यहाँ कमर्शियल बैंक और यहाँ पर आरबीआई। तो यहाँ होगा क्या कि मुद्रास्फीति को ठीक करने के लिए जो बैंक रेट और रेपो रेट है उसके ऊपर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा लोन के ऊपर। जब आरबीआई ने लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, ब्याज दर को बढ़ा दिया, तो कमर्शियल बैंक भी आगे लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करेगा। अब लोगों को लोन लेने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से लोग लोन कम लेंगे। तो जो लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं वो डिमांड अब कम हो जाएगी एंड इस स्थिति को सुधारा जा सकेगा। आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है कि मुद्रास्फीति जब भी महंगाई होगी तो उस महंगाई को ठीक करने के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक को हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मीन्स कि हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो ब्याज की दर है वो बढ़ा देगा। जब कमर्शियल बैंक हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा तो आगे पब्लिक को भी वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज के ऊपर लोन देगा, जिससे लोग लोन कम लेंगे और जो उनकी ज़्यादा डिमांड है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट वाली सिचुएशन की यहाँ बात करें, डेट इज़ मुद्रा असफीति, जब यहाँ पर डिफ्लेशन होगा, मीन्स कि जब लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो उस रेट के ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कम ब्याज दर के ऊपर लोन प्रोवाइड करेगी। जब कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिलेगा तो ये आगे पब्लिक को भी कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करेगा, जिससे लोगों के पास लोन लेने की क्षमता बढ़ेगी और लोगों के पास पैसा आएगा और लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या होता है कि लोग डिमांड कम करते हैं, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए आरबीआई मुद्रास्फीति को ठीक करने के लिए इंटरेस्ट रेट को, मीन्स कि रेपो रेट को और बैंक रेट को कम कर देगी। और जबकि मुद्रास्फीति में क्या होगा कि बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाएंगे, क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस की कीमत है वो बढ़ रही है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए आरबीआई बैंक रेट में वृद्धि कर देगी और बैंक दरों या रेपो दर के अंदर कमी कर देगी। अब हम इसे थोड़ा थ्योरिकली रीड करते हैं। यहाँ पर इसने बोला है कि बैंक दर या रेपो दर में वृद्धि आरबीआई कब करेगी। अब ऐसे केस में क्या होगा कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस की कीमत है वो बढ़ रही है। तो उसमें कमी लाने के लिए, उसको निरुत्साहित करने के लिए आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट में वृद्धि कर देगी, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंकों की जो मनी क्रिएशन है, जो मुद्रा की सप्लाई है, उसमें कमी आएगी। जिसकी वजह से हम मुद्रास्फीति को ठीक कर पाएंगे, जो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसके विपरीत बैंक दर और रेपो दर में कमी करने का क्या मतलब है कि अब मार्केट के अंदर पैसा कम है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए वाणिज्यिक बैंक जो है वो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करेगा, मनी की सप्लाई को बढ़ा देगा। इसके चलते मुद्रास्फीति को ठीक किया जा सकेगा। आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि किस केस के अंदर हम बैंक दर और रेपो रेट में वृद्धि करते हैं और किस केस के अंदर बैंक दर और रेपो दर में कमी की जाती है। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट समझते हैं।
इसका नेक्स्ट पॉइंट दैट इज CRR तथा SLR को मिलकर के क्या बनता है, LRR। अब हम इसे समझेंगे कि मुद्रास्फीति में इसे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा और मुद्रास्फीति में से हम किस बेस के ऊपर घटाएंगे। यहाँ पे मैं यहाँ लिख लेती हूँ लोन, और ये हो गया यहाँ पे डिपॉजिट, और ये LRR। अब जो LRR का चार्ज है, जो परसेंट है, वो 10% है। फॉर एज्यूम कि डिपॉजिट 1000 का है तो 1000 का 10% कितना हो गया, 100। ये RBI 100 अपने पास रखेगा और बाकी का 900 ही लोन में दे देगा। अब RBI ने LRR को बढ़ा दिया, 20% कर दिया, तो अब की बार ये 200 अपने पास रखेगा और 800 आगे दे देगा। इसी तरह फिर इसने बढ़ा दिया 30%, तो 300 ही अब की बार अपने पास रखेगा और बाकी के 700 लोन दे देगा। तो यहाँ पर LRR बढ़ता जा रहा है। तो जितना LRR बढ़ता जाएगा उतना ही लोन देने की जो क्षमता है कमर्शियल बैंक की, वो कम होती जाएगी। लोगों के पास पैसा कम आएगा और लोगों को जो लोन है वो कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ LRR बढ़ रहा है। पहले 10% से 20%, अब 20% से वो 30% हो गया। अब मुद्रास्फीति में होगा क्या, जब यहाँ पर महंगाई होगी, जब यहाँ इन्फ्लेशन होगा, तो लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो ज़्यादा है। तो अब यहाँ RBI LRR को बढ़ा देगी। जब LRR को बढ़ा दिया जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे, और जब लोग लोन कम लेंगे तो जो उनकी ज़्यादा डिमांड थी वो अपने आप ही कम हो जाएगी, एंड देन फिर ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि जितना LRR होगा उतना ही लोन देने की क्षमता कमर्शियल बैंक की कम होगी। ये पॉइंट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि मुद्रास्फीति में क्या होगा, LRR को बढ़ा दिया जाएगा। जितना ज़्यादा LRR होगा उतना ही ज़्यादा लोन देने की क्षमता लोगों को कम हो जाएगी, क्योंकि अब RBI कमर्शियल बैंक को ऑर्डर देगा कि ज़्यादा परसेंट कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है। तो मुद्रास्फीति में जहाँ डिमांड ज़्यादा है और प्राइस की जो वस्तु की कीमतें वो बढ़ रही हैं, बट LRR के बढ़ने से क्या होगा, लोग कम लोन लेंगे। लोग कम लोन लेंगे तो उनके पास कम पैसा जाएगा, जिसकी वजह से जो उनकी ज़्यादा डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो ये था मुद्रास्फीति, बेसिकली इन्फ्लेशन की महंगाई को किस तरीके से ठीक किया जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें आगे मुद्रास्फीति की, मीन्स कि जब डिफ्लेशन होगा, अब यहाँ पे होगा क्या कि लोग जो है वो कम डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस की कीमत है वो भी कम है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, इकोनॉमी में पैसा नहीं आ रही है, मार्केट में पैसा नहीं जा रहा। तो ऐसी स्थिति में RBI क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पर LRR को कम कर दिया जाएगा। जितना LRR कम होगा उतना ही लोन ज़्यादा होगा, जितना लोन ज़्यादा होगा लोगों के पास उतना पैसा होगा, जितना पैसा होगा लोग उतनी ही डिमांड करेंगे। देन अगेन यहाँ इसको कंट्रोल किया जा सकेगा, डिमांड और सप्लाई को, मुद्रास्फीति की स्थिति में, क्योंकि यहाँ लोग डिमांड कम कर रहे हैं जिसकी वजह से प्राइस कम है। तो RBI ने यहाँ LRR को कम कर दिया। जितना LRR कम होगा उतना ही लोन देने की क्षमता कमर्शियल बैंक की ज़्यादा होगी और उतना ही लोग डिमांड करेंगे, जितना ज़्यादा उन्हें लोन मिलेगा या हमारी इकोनॉमी में जितना पैसा आएगा। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। LRR की इन्फ्लेशन में हम इसको बढ़ा देते हैं जब महंगाई होती है, क्योंकि लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। एंड मुद्रास्फीति के अंदर क्या होता है कि लोग बहुत कम डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस की जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो LRR को कम कर दिया जाता है और लोन देने की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है। अब हम यहाँ से समझते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि कमर्शियल बैंक जो है वो RBI को पैसा दे देता है। कमर्शियल बैंक RBI को अपना वो पैसा देगा जो भी इसका अमाउंट सरप्लस में होगा। जब भी कमर्शियल बैंक को लगेगा कि इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट RBI को दे देगा। उस रेट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। उस रेट को हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट।
अब हम इसे स्टडी करते हैं कि मुद्रा स्फीति में क्या होगा। जब बेसिकली इन्फ्लेशन होगा, जब महंगाई ज़्यादा होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, जो रिवर्स रेपो रेट है उस रेट को बढ़ा दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देगा, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे देना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि आरबीआई से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो अब कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को पैसा नहीं देगा, क्योंकि अब कमर्शियल बैंक को जो ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वो आरबीआई से मिल रहा है। तो बेसिकली आरबीआई ने मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए कमर्शियल बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा कि आप अगर अमाउंट रखवाओगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आप लोगों को कमर्शियल बैंकों को दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कमर्शियल बैंक लोगों को पैसा ना देते हुए कमर्शियल बैंक के पास पैसे को रखवाना ज़्यादा पसंद करेगा। तो मुद्रास्फीति में क्या होगा, अब लोगों के पास लोन कम आएगा, लोगों के पास लोन कम आएगा तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। देन अगेन जो लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, इस स्थिति को अब कंट्रोल किया जा सकेगा मुद्रास्फीति में, कि अब लोगों के पास कम लोन जाएगा, लोग डिमांड कम करेंगे, इकोनॉमी में कम पैसा आएगा। देन मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकेगा। एंड इसके अपोजिट अगर हम मुद्रा अपस्फीति का देखें, तो मुद्रा अपस्फीति के अंदर जिसे हम डिफ्लेशन भी कहते हैं, सो बेसिकली उसके अंदर क्या होगा कि लोग डिमांड कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो भी कम है। तो रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर दिया जाएगा। अब कमर्शियल बैंकों को मीन्स कि अब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसकी वजह से अब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसे ना रखवाते हुए आगे लोगों को पैसे को, लोन को प्रोवाइड कर देगा पब्लिक को, जिसकी वजह से पब्लिक के पास पैसा आएगा। बेसिकली लोगों के पास लोन आएगा, लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा, लोन ज़्यादा मिलेगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो अगेन मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। सो बेसिकली अब आरबीआई कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो अब की बार कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा नहीं रखवाएगा, क्योंकि उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो वो अब की बार लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा ताकि उसको लाभ हो। जब लोगों के पास लोन आएगा तो लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, एंड देन डिमांड ज़्यादा होने से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकेगा। देन अब हम इसके बाद समझते हैं इसका थर्ड पॉइंट। एंड देन लास्ट वाला है मात्रात्मक खुले बाजार की क्रियाएं। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई द्वारा जो प्रतिभूतियाँ होती है, जैसे सरकार की सिक्योरिटी हो गए या सरकार के शेयर्स हो गए, उनको या तो आरबीआई बेचेगा या आरबीआई उन्हें खरीदेगा। अब आरबीआई उन्हें खरीदेगा कब, बेसिकली मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में, डिफ्लेशन की स्थिति में, क्योंकि लोग जो है वो डिमांड कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस की कीमतें हैं वो कम है, लोगों के पास पैसा कम है। तो ऐसे स्थिति में सेंट्रल बैंक जो है वो लोगों से सिक्योरिटी को खरीदेगा, और जब वो सिक्योरिटी को खरीदेगा तो ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा जाएगा, लोगों के पास अगर पैसा जाएगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, देन अगेन फिर मुद्रास्फीति को ठीक किया जा सकेगा। इसके अपोजिट अगर हम मुद्रास्फीति का देखें, जिसके अंदर लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं और सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से जो प्राइस की कीमत है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाएगा, आरबीआई सरकार की सिक्योरिटी को बेचना शुरू कर देगा। जब आरबीआई सरकार की सिक्योरिटी को बेचेगा, सेल करेगा, तो बेसिकली लोगों के पास से पैसा जाएगा। जब लोगों के पास से पैसे जाएगा तो ऑब्वियसली लोग डिमांड कम करेंगे, और जब लोग डिमांड कम करेंगे तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आरबीआई सरकार की सिक्योरिटी को कब बेचेगा और कब खरीदेगा।
सो यहाँ से हमारे कंप्लीट होते हैं मात्रात्मक उपकरण। सो बेसिकली अब हम इसके बाद स्टडी करते हैं मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण, जिसके अंदर आप लोगों को अकॉर्डिंग टू CBSE सिर्फ सीमांत आवश्यकता को स्टडी करना है। उसके अलावा साख की राशनिक और नैतिक प्रभाव को स्टडी नहीं करना है। सो जितना आप लोगों के सिलेबस में है हम उतना ही स्टडी करेंगे। सो अभी सिर्फ आप लोगों के सिलेबस में फर्स्ट पॉइंट स्टडी करने को बोला है, सीमांत आवश्यकता। सो बेसिकली ये मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है। मात्रात्मक उपकरण कंप्लीट हो चुके हैं, तो लास्ट वाला है मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण, और वो है सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। सो अब हम इसे समझेंगे कि मुद्रास्फीति में क्या होगा और मुद्रास्फीति में क्या होगा। सो इसने बोला है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पर 80 लाख रुपए का बैंक से ऋण लिया है, लेकिन उस लोन के लेने के बदले में भी 1 करोड़ के मूल्य का मकान जमानत के रूप में बैंक ने अपने पास रखवाया। बैंक ने कहा कि अगर आप लोगों को 80 लाख का ऋण चाहिए तो उसके बदले में 1 करोड़ का मकान आप लोगों को जमानत के रूप में बैंक के पास रखवाना होगा। तो ऐसे स्कीम हम सीमांत आवश्यकता देखें तो यहाँ 20 लाख की आकर के बैठ रही है, इसका डिफरेंस। सो अगर हम इसे इन्फ्लेशन में देखें कि मुद्रास्फीति में क्या होगा, जब लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से जो वस्तु की कीमत है, जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर मुद्रास्फीति से बचने के लिए RBI क्या करेगा कि अगर आप लोगों को 70 लाख का ऋण चाहिए तो उसके लिए 1 करोड़ के मूल्य का मकान गिरवी रखवाना पड़ेगा। इसी तरह आप लोगों को अगर 60 लाख का लोन चाहिए तो 1 करोड़ के मकान को गिरवी रखवाना पड़ेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर सीमांत आवश्यकता को जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया। सो ऐसे करके यहाँ पर ये बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने आप पीछे हट जाएंगे बैंक से लोन लेने के लिए, कि उन्हें लोन लेने के लिए अपनी सिक्योरिटी को ज़मानत के रूप में रखवाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो सीमांत आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है। तो मुद्रास्फीति को ठीक करने के लिए RBI सीमांत आवश्यकता को बढ़ाता जाएगा। जिसकी वजह से लोग लोन कम लेंगे तो लोगों की जो ज़्यादा डिमांड है वो अपने आप ही कम हो जाएगी एंड अगेन मुद्रास्फीति को ठीक किया जा सकेगा। बेसिकली यहाँ हुआ क्या कि सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया गया। पहले जहाँ मुझे 80 लाख ऋण के ऊपर 1 करोड़ का मकान अपने ज़मानत के रूप में रखवाना पड़ रहा था, वहीं मुझे अब 60 लाख लेने के लिए 1 करोड़ का मकान ज़मानत के रूप में रखवाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो सीमांत आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है। पहले 20 लाख हो गई, फिर वो 30 लाख हो गई, अब 1 करोड़ के लिए मुझे 70 लाख मिल रहा है, वही 1 करोड़ के मकान के बदले मुझे 60 मिल रहा है। तो मैं ऐसे में खुद पीछे हट जाऊंगी कि यहाँ पे सीमांत आवश्यकता बढ़ती जा रही है। एंड देन अगर हमें यहाँ पर मुद्रास्फीति को ठीक करना है तो क्या होगा, मीन्स कि हमें यहाँ पर डिफ्लेशन को ठीक करना है। तो यहाँ पर सीमांत आवश्यकता को, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाएगा। मीन्स कि अब मुझसे बैंक बोलेगा कि अब तुम लोग अगर मुझे 90 लाख का लोन चाहिए तो उसके लिए मुझे 1 करोड़ के मूल्य को गिरवी रखवाना पड़ेगा। यहाँ मुझे 10 लाख का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। इसी तरह मुझे 95 लाख का लोन लेना है तो मुझे 1 करोड़ का मूल्य का घर की कीमत रखवानी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे फिर 5 लाख का यहाँ पर मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर मार्जिन कम होता जा रहा है। 80 लाख के लोन के लिए मुझे 1 करोड़, फिर मुझे 85 चाहिए तो तब भी वो 1 करोड़ रहा, फिर मुझे 90 चाहिए वो 1 करोड़ रहा। तो ऐसे कर करके यहाँ पर मार्जिन जो सीमांत आवश्यकता है वो कम होता जा रहा है। पहले 10, फिर 5, फिर 4, फिर 3, ऐसे कर करके। अगेन यहाँ पर क्या होगा कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, लोन ज़्यादा मिलेगा, लोगों की जो डिमांड कम है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। देन अगेन फिर मुद्रास्फीति को ठीक किया जा सकेगा।
सो बच्चों यहाँ से हमारा चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण में सीबीएसई ने आप लोगों को सिर्फ सीमांत आवश्यकता ही स्टडी करने को बोला है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ और स्टडीज़ में नहीं करना है। सो बच्चों आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज हमारा चैप्टर नंबर 5 होता है कंप्लीट। सो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।